Namaskar, Namaste, Здравствуйте, hello. Honorable President Putin. माननीय राष्ट्रपति पुतिन, मेरा आपसे प्रश्न है कि इस कक्ष में 130 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और जब विश्व रूस के आर्थिक रूप से अलग-थलग होने की बात करता है तो क्या यह वास्तव में उस तरह का प्रतीत होता है? और क्षमा करें, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ कि क्या रूस अलग-थलग है या आज यूरोप आंशिक रूप से अलग-थलग है? Ответ с подсказкой, очевидный. Спасибо вам большое. आपने मुझे संकेत दिया है कि मुझे अपने उत्तर में क्या शामिल करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। Уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस कभी अलग-थलग हुआ ही नहीं। инициатором попыток этой изоляции была इस अलगाव की शुरुआत अमेरिका के पूर्व प्रशासन ने की थी। ये बात सभी जानते हैं और फिर यूरोपीय देशों ने, और वर्तमान में वो अमेरिकी प्रशासन से भी अधिक सफल हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था और अमेरिका सहित कुछ साझेदारों के सहयोग से हम यहाँ अलग-थलग नहीं पड़े। и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах. हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जैसा कि आपने बताया, हमें अमेरिका के आधिकारिक प्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है कि वे यूरोप के प्रतिनिधि हैं और यह एक ऐसी बात है जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी भी खुद को किसी से अलग नहीं किया है और अगर स्थिति इस तरह बदली है कि हमें इन देशों के लोग मिले हैं तो हम जरूर इसका स्वागत करेंगे। Государство уже у нас здесь появляется. Мы этому только рады. Добро пожаловать. I promise to stick to the economic questions. मैं आर्थिक प्रश्नों पर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे आपसे ये पूछना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक खुला पत्र लिखा है और उन्होंने न सिर्फ आपसे सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है, बल्कि आपको सीधी धमकी भी दी है और इसे आपका युद्ध बताया है। आपकी अनुमति से मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगी। उनका कहना है कि हमारे लंबी दूरी के ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आपके मंच का दौरा किया, जिसने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। उनका कहना है कि यह युद्ध आपकी निजी पसंद है, एक ऐसा युद्ध जिसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। जेलेंस्की कहते हैं कि आप युद्ध से सहज हैं। उनका कहना है कि आपके लिए आपका अपना जीवन मूल्यवान है। साथ ही उन्होंने आपके और उनके बीच एक बैठक के लिए एक निश्चित तारीख तय करने का प्रस्ताव रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, ये पत्र लिखने वाले ने मेरी उम्र का जिक्र किया है। मैं क्या कहूँ? खैर, हर किसी को अपनी उम्र के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी उम्र में भी कई अन्य राजनीतिक हस्तियां अपना काम बखूबी निभा रही हैं। उनमें से कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं। खैर, उम्र महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं। Это важно. Это на самом деле безусловно важно, но главное это не возраст, главное सबसे खास बात यह है कि क्या आप ठीक से काम करने में सक्षम हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सहकर्मी हैं जो उम्र में बड़े हैं और अभी भी बहुत ऊर्जावान हैं, चाहे वे सही फैसले ले रहे हों या नहीं। खैर, ये कहना मेरा काम नहीं है, यह एक राजनीतिक आकलन है, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्वाचित पद पर बने रहने के बारे में कहा कि यह अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, साहसी बनना होगा और हमेशा संविधान का पालन करना होगा। бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть क्योंकि यदि आप संवैधानिक दायरे से बाहर सत्ता पर काबिज रहते हैं तो यह सत्ता का अतिक्रमण माना जाता है और यह एक अपराध है। इसलिए किसी को डरना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और यह मैं सभी को सुझाऊंगा। тем более что на Украине говорили о том, что выборы खासकर इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने कहा था कि वे चुनाव कराएंगे और फिर अचानक वे चुप हो गए। Автор указывает также на то, что не нужно
следовать договоренностям, которые были достигнуты. पत्र लिखने वाले ने कहा है कि एंकरेज में हुए समझौतों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हुए समझौतों के सच्चे गारंटर की तलाश यूरोप में की जानी चाहिए। विश्वसनीय गारंटर हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। Не помешают. Но почему отказываются в таком качестве американской администрации президенту Трампу? लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश से इनकार क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। वे अमेरिका से हथियार तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी प्रशासन या राष्ट्रपति ट्रंप को गारंटर के रूप में नहीं देखना चाहते, और ये बात सवाल खड़े करती है। Автора этого письма указывал на дресс-код, понимаете, значит, हमने राष्ट्रपति ट्रंप को देखा कि वो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को निर्देश दे रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, उन्होंने उनके पहनावे तक के बारे में बता रहे थे, ये भी कि कभी-कभी खून खराबा करना शायद ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं। манер. В целом хочу поблагодарить. अब शिष्टाचार की बात करें तो कुल मिलाकर मैं इस काम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये उपयोगी रहा, लेकिन उन्हें इस पर अभी और काम करना होगा, इसे जारी रखना होगा। Но вот теперь о главном. О главном. और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। यूक्रेनी पक्ष ने हमारे संबंधों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया है। उन्होंने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाना सही समझा, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कुछ ऐसी बातें कहने का अधिकार मिल जाता है जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता। То это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всякой шутки. यह गंभीर मामला है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले हमारे व्यापारिक हलकों के एक प्रतिनिधि ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं इस व्यक्ति को काफी समय से जानता हूँ, हम करीबी नहीं हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा है, वे एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मुझे कीव आमंत्रित किया गया है। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़िए, मुझे इससे क्या लेना देना है। वो आगे बोले, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वे हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा, मैं आपको आधिकारिक तौर पर दूत के रूप में नहीं भेज सकता, क्योंकि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विशेष सेवाओं के प्रशिक्षित लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि इस्तांबुल में हमारी बातचीत के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश मैं आपको आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं बस आपको सूचित करना चाहता था। मैं वहां जाऊंगा, सुनूंगा और फिर आपको बता सकता हूं कि वे किस बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद वे कीव चले गए और वहां उन्होंने जेलेंस्की से उनके आवास पर मुलाकात की। У него там резиденция, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. फिर वो वापस आ गए, मैं उनसे मिला। आप जानते हैं, कई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री जेलेंस्की ने बैठक का अनुरोध किया है। मैंने कहा कि मैंने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ मिलने के लिए मिलना ठीक नहीं है। खैर, मैंने देखा है कि मिन्स्क समझौतों का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम पूरी रात उन मिन्स्क समझौतों पर काम कर रहे थे, उन्हें अंतिम रूप दे रहे थे, और फिर फ्रांस और जर्मनी के पूर्व नेताओं ने बाद में कहा कि ये समझौता खोखला है। Устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции सभी मिन्स्क समझौते एक ही बात पर केंद्रित थे, वो ये कि यूक्रेन के पुनर्शस्त्रीकरण के लिए और समय मिल जाए। हमें फिर से ऐसी किसी चीज की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि मुझे बैठक में कोई मतलब नहीं दिखता, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए जरूरी है, क्योंकि वे रूस की सेनाओं के आक्रमण को रोकना चाहते हैं। Смысл только для украинских. हमें समझौतों, व्यवस्थाओं की जरूरत है, 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए। पहले विशेषज्ञों को काम करने दें, कोई हल निकालने दें, और फिर हम हस्ताक्षर करने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन पहले हमें एक समाधान पर पहुंचना होगा, और यही मुख्य मुद्दा है। मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात समझ जाएंगे, खासकर रूस के लोग। И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская.
Это было, по-моему, 21 मुझे लगता है कि यह 21 मई की बात है। वहीं 22 मई को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के कॉलेज छात्रावास पर एक जघन्य आतंकवादी हमला किया, जिसमें किशोरों की हत्या कर दी गई। ये एक जघन्य अपराध है। ये पत्र किस बारे में है? क्या यह व्यक्तिगत मुलाकात के लिए माहौल बनाने का एक साधन है, या फिर इस पत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात न हो पाए? मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। этого письма не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого सоприкосновения. इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं। देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। Вся страна смотрит на вас. Вся страна. भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए। Работайте, братья. So I'll take that as a no. तो मैं इसे मान लेती हूँ कि आप That you पत्र are not लिखने going वाले to से meet the नहीं author मिलने of the वाले हैं। letter. Пока не вижу смысла. अभी तक मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। Because you mentioned क्योंकि the आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया Is है, Trump क्या your ट्रंप window ही रूस यूक्रेन to मुद्दे को once and हमेशा for के लिए all सुलझाने का settle the जरिया है? Russia-Ukraine question? मैं I आपसे ask ये you this, इसलिए पूछ रही हूँ राष्ट्रपति पुतिन, President, क्योंकि Putin, शायद is because ट्रंप ही एकमात्र President अमेरिकी Trump राष्ट्रपति हैं is जो यूक्रेन maybe से the बातचीत कर only रहे हैं, American ताकि president उन्हें who's बातचीत की मेज engaging पर लाया जा Ukraine सके in a way और to कोई bring them to समझौता the हो talking सके। table, to उन्होंने strike a deal. राष्ट्रपति जेलेंस्की He को put, चेतावनी दी President है, Zelensky on अगर notice. बाइडेन या ओबामा If it were होते Biden or तो ये Obama, प्रस्ताव बिल्कुल this नहीं दिया would जाता। not have been offered क्या वही at all. जरिया है? Is he the window? Уже об этом в Анкоре. खैर, मैंने ये बात एंकरेज में कही थी और मैं सच कह रहा था। मैंने तब भी कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर उनके साथ चुनाव में धांधली न हुई होती, क्योंकि आप जानती हैं Голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам. डाक द्वारा मतदान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किसी भी मानक के अनुरूप नहीं था, लेकिन उन्हें जीतने से रोका गया अगर वो राष्ट्रपति होते। हालांकि ऐसा नहीं होता। शायद उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया होता। Я ведь уже в последние дни пребывания у власти господина Байдена. राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में मैंने उनसे फोन पर बात की थी। मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बात बताई। Вот. Ну, администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям, которые были. लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने दिसंबर 2021 में दिए गए हमारे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। खैर, मैं क्या कहूँ, शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन मैं उन्हें एक सहकर्मी मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, प्रशासन का वर्तमान रवैया भी काफी हद तक वैसा ही है। Отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है जो इसी सम्मान पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रूस और यूक्रेन को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा, जबकि अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोगी एक ऐसा माहौल बना सकते हैं और गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी मान्यता है। राष्ट्रपति पुतिन, हम SPIEF 2026 में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप वास्तव में एक स्थिर आर्थिक भविष्य कैसे प्रदान कर सकते हैं और निवेशकों को रूस में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? Вы знаете, эти атаки, конечно. आप जानती हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ये हमले स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि वे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जब निवेशक अपने निवेश के निर्णय लेते हैं तो वे हमेशा जोखिमों और उनकी जटिलता के पूरे संचय को ध्यान में रखते हैं। कल मेरी प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ बैठक हुई और हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने में योगदान देना होगा। हमें अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और हम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि
बड़े व्यवसाय हमेशा दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी धारणा से निर्देशित होते हैं जिसमें वे निवेश करना चुनते हैं। हम रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं। जीडीपी वृद्धि में कमी, हालांकि ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये रूसी अर्थव्यवस्था की नींव और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए सुनियोजित कदम हैं। हम जानबूझकर रूसी अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रख रहे हैं और मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न तो कल और न ही निकट भविष्य में हमें कोई खतरा दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे कामों से कुछ परिणाम मिल रहे हैं और मुझे पता है कि इस हॉल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सहकर्मी बैठे हैं। हम उनके साथ नियमित बैठकें करते हैं, हम सभी सवालों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मैं रूसी श्रोताओं से जो अपील करना चाहता हूं, जिसे विदेशियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो ये है कि प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों की हालत इतनी खराब है कि निवेश प्रक्रियाएं मुश्किल हो रही हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं, जिससे हमें ये विश्वास करने की वजह मिलती है कि रूस निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है, न केवल रूसी निवेश के लिए बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी। और हम मानते हैं कि इसमें रुचि है, हम इसे देखते हैं और निश्चित रूप से हम अपने साझेदारों का स्वागत करेंगे। Будем приветствовать наших партнеров. You're saying that, but in your speech you have set ambitious ठीक है, goal. आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में आपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, एक नए निवेश चक्र की शुरुआत करना। लेकिन आपने खुद कहा कि पिछले साल 2.3% की गिरावट आई है। फिर आप युद्धों, प्रतिबंधों, जमे हुए संपत्तियों के माहौल में विकास कैसे करेंगे? और जब आप संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप रूस में विदेशियों को आमंत्रित करने के साथ इसे कैसे संतुलित करेंगे? ओह, ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आप युद्धों, प्रतिबंधों की बात कर रही थीं, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है, सब कुछ स्थिर है। रूस में घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है, रूसी जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। 2030 तक हम गरीबी स्तर को घटाकर 7% करना चाहते हैं। वास्तव में हमने 2026 में ही 6.7% का स्तर हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसे उम्मीद से भी पहले हासिल कर लिया है। रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख वृहद आर्थिक आधार स्थिर हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, और यह सच है कि बाधाएं हमेशा आती रहती हैं, रूसी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के आधार स्थिर बने हुए हैं और आगे के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी हमेशा आज के और कुछ मध्यम अवधि और उससे आगे के भविष्य के सभी जोखिमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है। Внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जोखिमों की सभी जटिलताओं का विश्लेषण करने के बाद काम करने और व्यवसाय करने के इच्छुक हैं। लेकिन निश्चित रूप से देर सवेर हम उन जोखिमों को खत्म होते देखेंगे। जहां तक सैन्य कार्रवाई की बात है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पर वे पूरी होंगी और वे तभी पूरी होंगी जब हमने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबंध लगाने वालों के लिए ये कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। क्या प्रतिबंधों से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, $300 अरब फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब हमारे पास $500 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर फ्रीज किए गए थे, अब हमारे पास $500 अरब से अधिक हैं। ये प्रतिबंधों का परिणाम है। क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। विभिन्न आकलन के अनुसार यूरोपीय क्षेत्र को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन यूरो तक का नुकसान हुआ है। ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से हुआ नुकसान है
और अभी एक तरह का पुनर्मूल्यांकन, एक तरह का संशोधन हो रहा है और परिणाम स्वरूप कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद रूस के साथ साझेदारी के रास्ते पर वापस लौटना बेहतर होगा। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे साझेदार जिन्होंने 2 या 3 साल पहले रूसी बाजार छोड़ दिया था, हमें इस घटना से कोई खास बुरा अनुभव नहीं हुआ है, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और कुछ इच्छुक पक्ष हैं जो वापस आने को तैयार हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सबसे पहले रूसी व्यवसायों के हित में ही आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। Ну, без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом. The fact that there was a recent हाल ही में रूस और चीन के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कृपया इस रिश्ते के सार और इसके भविष्य की दिशा पर कुछ प्रकाश डालिए। and where it's headed. 谢谢主持人的提问。正像刚才普京总统所说的， आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, रूस और चीन के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिर रूप से विकसित हुआ है और हम इस ठोस वृद्धि और स्वस्थ गतिशीलता को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और व्यापार एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में थी। कई समझौते हुए। 在座的各位在全球的媒体中都可以看到，有目共睹，都进行了充分的报道。我在这里呢，要表示呢3点。第一呢，就是 इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीन और रूस बड़े राष्ट्र हैं। हम पड़ोसी देश हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस और चीन के बीच संबंधों का विकास और इन संबंधों की मजबूती तथा सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही दोनों देशों की समृद्धि और खुशहाली में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा ये आधुनिक विश्व में स्थिरता और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 这是我讲的，表明一点。第二呢，就是大家也关心呢，就是中俄务实合作的关系不断的发展，不针对任何 दूसरे, 第三方。 मुझे पता है कि आप हमारे व्यावहारिक सहयोग पर विशेष ध्यान देते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और न ही ये किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। 中俄关系面向 मॉडरेटर ने पहले ही एक प्रश्न पूछा था 就是在 और आपने उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में हमारा भविष्य का विकास एक रणनीतिक सहयोग और साझेदारी है। 协作伙 ये 30 सालों से विकसित हो रहा है 建设已 और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। 在两国元首 हम इस नए ठोस अर्थ के साथ अपने संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं और ये न केवल जनसंख्या की खुशहाली में सुधार करता है, बल्कि ये क्षेत्र और पूरे विश्व में स्थिरता और शांति का भी समर्थन करता है। 造福两国人民，还可以为地区和世界的和平与发展做出新的贡献。谢谢。 Now I'll go back to the war. अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अधमरुमध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है? इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है। ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के?
Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता। Договорились, приняли соответствующее соглашение. मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी। Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई Удар по Ирану, потери в том числе. और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं। Ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что у нас, безусловно, очень. ये ईरान पर हमला था और इसमें आम नागरिकों की जान गई, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। Хорошие отношения, дружеские, и мы все время. पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। Нужно воздержаться от ударов по территории. मैंने कल भी यही कहा था और ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत में भी हम यही कहते रहे कि उन्हें पड़ोसी देशों पर हमले करने से बचना चाहिए, लेकिन उनका जवाब बहुत सीधा होता है। Все руководство страны. И что нам делать? Мы वो कहते हैं कि हम पर हमला हुआ है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और राज्य के सभी नेता मारे गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें इस तरह से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए इस नज़रिए से हाँ, स्थिति बहुत सरल नहीं है। Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить бы. अरब देशों के साथ ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम काफ़ी मुश्किल स्थिति में हैं, लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध गतिविधियों को रोकने का निर्णय सही है। Приведет к заключению долгосрочного мира. युद्ध विराम से दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी। Повторять и тратить на это время. और मैंने कई बार कहा है कि 2015 में रूस ने उस समय के संकट को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। Совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт. अगर नहीं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाल लेंगे। Have they approached? रूस द्वारा शांति स्थापित करने में मध्यस्थता करने के लिए क्या आप केवल राष्ट्रपति पेजेशकिन के संपर्क में हैं या आपको नए सर्वोच्च नेता से भी बात करने का अवसर मिला है? Нет, дело не в обращении. Дело в том, что мы в свое खैर ये उनके द्वारा हमसे संपर्क करने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये 1 साल पहले या शायद कुछ समय बाद की बात है, लेकिन हमने उन्हें 2015 में किए गए अपने सहयोग की याद दिलाई जब हमने समृद्ध यूरेनियम को रूसी क्षेत्र में वापस ले लिया था। उस समय इससे तनाव कम हुआ था। Если все вовлеченные. हमने कहा था कि ये एक बार फिर संभव है और अगर सभी संबंधित पक्ष इस समय रूस द्वारा इसी तरह की भूमिका निभाने में रुचि रखते हैं तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। И первоначально, повторю, практически हमारे पास आवश्यक तकनीक उपलब्ध है। मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष में शामिल लगभग सभी पक्षों ईरान, इजराइल और अमेरिका ने सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस पर विचार करना दिलचस्प है, लेकिन फिर उन्होंने शर्तें सख्त कर दी और इसी वजह से मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है। сегодняшней ситуации. Наше предложение на столе. Мы не начали. हमारा प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। हम किसी बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। अगर संघर्ष में शामिल पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक अच्छा प्रस्ताव है तो हमें मदद करने में खुशी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम स्थिति पर नजर रखेंगे और जहां तक संभव होगा हम मदद करने की कोशिश करेंगे। स्थिति को लेकर तनाव को कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। क्या यूरेनियम संवर्धन को रूस ले जाने का प्रस्ताव अभी भी कायम है? क्या आप इस संबंध में वॉशिंगटन डीसी के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि डीसी का रुख स्पष्ट है कि वो यूरेनियम चाहते हैं और ईरान इस बात पर अड़ा है कि ये ईरान में ही रहे। Мы в контакте. हम वॉशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के साथ भी संपर्क में हैं। Because you mentioned Tel Aviv, do you think
आपने तेल अवीव का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदा योजनाएं अमेरिका की इस स्थिति का एक मुख्य कारण है, जहां उसे इस संकट से निकलने के तरीके खोजने पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था? У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. मेरे पास ये मानने का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया था, क्योंकि वो एक बहुत ही परिपक्व व्यक्ति और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई भी व्यक्ति उन पर कोई खास प्रभाव डाल सकता है। हम इजराइल की चिंताओं को भली भांति जानते हैं। ये चिंताएं इस धारणा से जुड़ी हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान ने पहले भी कई बार कहा है और कहता आ रहा है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारे पास इसके विपरीत मानने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। लेकिन फिर भी इजरायल को ये चिंताएं हैं, और इस स्थिति की मुख्य समस्या दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास की कमी है। और इस विशेष मामले में इन सामग्रियों को IAEA के अधीन रखना महत्वपूर्ण है। नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और IAEA के प्रमुख यहाँ हमारे संपर्क में थे, क्योंकि उज्बेकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसलिए अगर इसे नियंत्रण में रखा जाता है तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। जहाँ तक ईरान में संवर्धन के स्तर पर सहमति का सवाल है, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। मुझे लगता है कि ये उतना गंभीर नहीं है। मेरा मानना है कि ईरान को एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का अधिकार है, और हम शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ सहयोग करते हैं। हमने ईरान के बुशहर में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा इकाई का निर्माण किया है। ये चालू है, और हम 2 अन्य ऊर्जा इकाइयों का निर्माण जारी रखे हुए हैं, और हमारे विशेषज्ञ वहां मौजूद हैं। अधिकांश कर्मियों को निकाल लिया गया है, क्योंकि बुशहर लगभग हॉर्मुज जलडमरू मध्य के तट पर स्थित है। इसलिए मूल रूप से शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में कर्मियों के एक हिस्से, महिलाओं, बच्चों को हमें निकालना पड़ा है, लेकिन कुछ कर्मी अभी भी वहां मौजूद हैं। और इस मामले में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हम इस मामले पर इजरायलियों और अमेरिकियों दोनों के संपर्क में हैं। उन्होंने हमें बताया, हाँ, कुछ मिसाइलें गिरी, ये एक संयोग था, जानबूझकर नहीं। ऐसा दोबारा होने का कोई आधार नहीं है, और हमारे पास उन पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है। हम इजरायल की चिंताओं को समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि बुशहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा है, लेकिन जापोरिजिया में स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ यूक्रेनी सशस्त्र बल लगातार स्टेशन के पास हमले कर रहे हैं, और हाल ही में एक हमला हुआ था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्होंने ऊर्जा इकाई पर हमला किया, लेकिन सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे कोई क्षति नहीं हुई है। फिर भी स्थिति बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल किया हुआ परमाणु ईंधन है, और अगर इसे ले जाने वाले जहाज़ों को नुकसान पहुँचता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हवा किस तरफ बहेगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रूस की तरफ ही बहेगी। संभवतः ये मामला यूक्रेन और यूरोप की ओर बढ़ेगा। इसीलिए कीव सरकार की कार्रवाइयों का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। संयोगवश IAEA के प्रमुख श्री ग्रॉसी ने स्पष्ट रूप से यही बात कही थी। उन्होंने यही कहा था। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। सामान्य तौर पर स्थिति सामान्य होने पर हम अपने ईरानी मित्रों के साथ मिलकर इन परमाणु संयंत्रों का निर्माण जारी रखने का इरादा रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। हम ईरान की चिंताओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें उनकी परमाणु ऊर्जा के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम सहित हर चीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। Beyond economic or प्रेसिडेंट
आर्थिक मैत्रीपूर्ण या आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस ने ईरान का समर्थन किया है, न केवल प्रतीकात्मक रूप और बयानों से, बल्कि उपग्रह चित्रों, डेटा और सूचना साझा करने के माध्यम से भी। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? Информация всегда она на столе, некоторые современные средства. सूचना हमेशा चर्चा का विषय होती है, साथ ही आधुनिक नियंत्रण भी, मतलब दोहरा उपयोग। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरानियों को न केवल हमारे उपग्रहों से बल्कि वाणिज्यिक उपग्रहों से भी जानकारी मिल रही होगी। दरअसल वाणिज्यिक उपग्रह इस जानकारी को व्यावसायिक आधार पर बेचते हैं। हालांकि हथियारों के मामले में मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ईरान ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है और न ही हमने उन्हें कोई हथियार मुहैया कराए हैं। But these wars today have shown a different. लेकिन आज के इन युद्धों ने आधुनिक युद्ध का एक अलग ही पहलू दिखाया है। ड्रोन तकनीक, चाहे वह यूक्रेन हो या ईरान, ड्रोन तकनीक और एआई के उपयोग में बहुत आगे हैं। रूस की स्थिति कैसी है और यूक्रेन और ईरान की ड्रोन तकनीक के बारे में आपका आकलन क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно. देखिए, जहां तक यूक्रेनी ड्रोन्स का सवाल है, उन्हें मार गिराना होगा और हमें इस मामले में और अधिक कुशल होना होगा। एआई की बात करें तो वास्तव में अमेरिका और यूरोप इस तकनीक को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के अधिकांश स्पेयर पार्ट्स यूरोप से आते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से आते हैं, जबकि हमारे स्पेयर पार्ट्स पूरी तरह से रूस में ही बनाए जाते हैं। Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе. एआई को आप एक सहायक मानते हैं या फिर रुकावट पैदा करने वाली टेक्नोलॉजी? Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это... देखिए, यह युद्ध का एक नया साधन है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है या कुछ भी नया नहीं है। बदलाव के लिए हर कोई तैयार रहता है, खास तौर पर तब जब यह वास्तविक जीवन और युद्ध का हिस्सा बन जाता है। लेकिन ये युद्ध करने के एकमात्र साधन नहीं है। परिणाम बलों, उपकरणों और औजारों के संयोजन से सुनिश्चित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सशस्त्र बलों की प्रेरणा और मनोबल के कारण यह आंतरिक एकजुटता समाज के माध्यम से भी सुनिश्चित होता है। यूक्रेन ने एक कोयला बंदरगाह पर हमला किया, फिर कुछ शोर मचाया, कोयले के कारण आग लग गई। क्या उन्होंने कुछ हासिल किया? हाँ, उन्होंने किया। पर क्या यह उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि समाज में आंतरिक एकता और एकजुटता जरूरी है। В этом смысле они чего-то добились. Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет. रक्षा उद्योग के लिए आपका अपना औद्योगिक आधार होना चाहिए, आपका अपना वैज्ञानिक आधार और अपने संसाधन भी होने चाहिए। रूस के पास यह सब है और हम भी ऐसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जो लोग हमसे लड़ रहे हैं, वो जितनी जल्दी ये बात समझ लें, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। Будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих. हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। Вы про Иран говорили, но вот надо отдать должное все-таки. जी, माफ कीजिए, आपने ईरान के बारे में बात की और हमें उनकी सराहना करनी होगी। ईरान अपने समाज में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जब युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिम के कुछ लोगों ने सोचा कि देश अंदर से बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह विश्लेषण गलत साबित हुआ। इसके विपरीत, जैसा कि हम देख सकते हैं, ईरानी समाज लगातार मजबूत होता जा रहा है। आपने इसे देखा होगा। आपने लगभग 1 महीने पहले सुना भी होगा, जब संघर्ष शुरू हुआ और पहले हमले किए गए। ईरान के शासन और नेतृत्व ने अपील की, ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करो। 50 लाख लोगों ने अपनी मर्जी से आगे आकर अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया और अब यह संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इन सभी ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का संकल्प लिया। ये एक सच्चाई है और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और यही बात ईरान के संघर्ष पर भी लागू होती है। И это всегда
надо иметь в виду. В данном случае это касается конфликта в Иране. प्रेसिडेंट, जनता के बीच असहमति को भी देशों और नेताओं की ओर से मान्यता मिलनी चाहिए। तंजानिया में, रूस में, उज्बेकिस्तान में, चीन में और भारत में भी असहमति है। आप असहमति को किस नजरिए से देखते हैं और युवाओं को इसमें कैसे शामिल करते हैं? जितने अधिक दृष्टिकोण होंगे समाज के लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप सबसे बेहतर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे भारत को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ। कल आप कुछ एडिटर्स से मिल रहे थे और आपने Su-57 के बारे में बात की थी और सहयोग का प्रस्ताव भी रखा। क्या वह प्रस्ताव अभी भी मान्य है? इसे लेकर क्या जानकारी है और भारत के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है? У нас с Индией очень хорошие давние отношения. भारत और हमारे बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और आपसी तालमेल के मामले में बहुत अच्छे और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा रूसी उपकरणों और सामग्री से लैस है। ये परंपरा सोवियत काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। С индийскими друзьями в этой сфере имеет особенность, которая заключается в том, что भारतीय मित्रों के साथ हमारे संबंध इस मायने में खास हैं कि ये हमारे आपसी विश्वास पर आधारित हैं। हम सिर्फ व्यापार या खरीद फरोख्त पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि साझा रिसर्च को आगे बढ़ाने पर भी खास ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्यम दूरी की मिसाइल ब्रह्मोस है। इस मिसाइल के डिजाइन में भारतीय विशेषज्ञों के साथ साथ रूसी विशेषज्ञों ने भी शुरू से ही भाग लिया और परिणाम शानदार रहे। специалисты принимали участие изначально с первых шагов, и российский, и получился очень хороший продукт. Что касается авиационной техники, то भारत पारंपरिक रूप से हमसे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। Su-57 एक बहुत ही अच्छा विमान है, शायद दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे कुशल विमान है। हमने प्रस्ताव दिया है और मैंने कल अपने भारतीय मित्रों से यही कहा था कि हमें मिलकर यह काम करना चाहिए। खैर, योजना सफल नहीं हुई, लेकिन हमने इसे अपने दम पर किया और हम शायद जल्द ही Su-57 बेचने के लिए तैयार होंगे। आप जानते हैं कि इसमें 2 पायलट कॉन्फ़िगरेशन हैं और ये एक कमांड सेंटर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम न केवल एविएशन में बल्कि मैरिटाइम इक्विपमेंट, पनडुब्बियों और समुद्री जहाज़ों में भी खासे कुशल हैं। летают 2 пилота, и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже. Is there a waiver or carve out? क्या भारत को Su-57 और AS-500 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद की छूट दी जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, और क्या वह मान्य रहेगी? आपके विचार से भारत को अमेरिका और प्रतिबंधों से कैसे निपटना चाहिए? मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा तुरंत उल्टा पड़ जाएगा और मुझे यह निश्चित रूप से पता है। हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहन बातचीत कर रहे हैं और वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और मेरी समझ से अमेरिका और भारत के संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है और उसे चुनने की स्वतंत्रता है। भारत उन उत्पादों को चुनता है जिन्हें वह सबसे आधुनिक और अपने लिए सबसे बेहतर मानता है और जो मुनासिब कीमत पर अच्छी क्वालिटी देते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? दरअसल भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर काम करता है। रक्षा एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बेहद जरूरी है, और वह ये है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे अन्य सभी साझेदारों की तरह राजनीतिक माहौल को देखकर बदलता नहीं है।
हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते। भारत को यह मत दीजिए। ये हमसे कोई नहीं कह सकता और न ही कोई ऐसा कहने की कोशिश करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम अपने साझेदारों, विशेष रूप से भारत जैसे साझेदारों को दिए गए वादों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी भावना से, इन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं और इसी तरह हम आगे भी काम करते रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैंने सत्र की शुरुआत ये कहकर की कि हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते और मेरे को मॉडरेटर राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही कहा है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इजाजत हो तो इस हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर से, पैनल में मौजूद सभी लोगों की ओर से हम इस संयुक्त कार्य और संवाद के लिए हमारी शानदार मॉडरेटर को धन्यवाद देना चाहते हैं। सेशन मॉडरेट करने में आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।